जॉइंट सेक्रेटरी होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। आज का जो पॉडकास्ट है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। टूर और ट्रैवल इंडस्ट्री को लोग सिर्फ इन दो शब्दों तक ही सीमित कर रखते हैं, लेकिन हमारे साथ बहुत तजुर्बेकार पर्सनैलिटी हैं, शख्सियत है, और ये बताएंगे इन शब्दों को कि इन शब्दों की गहनता में क्या अर्थ छुपा हुआ है, कितनी इकनॉमी है इसमें, कितनी इंडस्ट्री के लोग इससे जुड़े हुए हैं, और आज ये इंडस्ट्री भारत के अंदर एट प्रेजेंट 2025 में किस लेवल पर चल रही है, और उसके प्रमोशंस के लिए गवर्नमेंट्स और प्राइवेट सेक्टर्स क्या क्या कर रहे हैं। तो सर, मैं आपसे पहले थोड़ा दर्शकों के लिए परिचय लेना चाहूँगा। मेरा नाम डॉक्टर ओपी मेहंदी रता है, मैनेजिंग डायरेक्टर ग्लोबल होटल रिप्रेजेंटेशंस प्राइवेट लिमिटेड। मैं एक्स ग्रुप जनरल मैनेजर पार्कलैंड ग्रुप ऑफ होटल्स, एक्स ईसी मेंबर इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर, एक्स जॉइंट सेक्रेटरी होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया हूँ। ये थोड़ा सा मेरा परिचय है, और मैं 70 साल का हूँ, और मैं कभी खाली नहीं बैठा, और मैंने होटल मैनेजमेंट में पीएचडी की हुई है, मास्टर की हुई है, बैचलर की हुई है, और भी छोटे छोटे कोर्सेज किए हैं, और मैं पर्शियन और अरबिक लैंग्वेज भी बोलता हूँ। वाह। थोड़ा सा मैं धन्यवाद करूँगा सबसे पहले BLTM का, उन्होंने वेन्यू बहुत अच्छा चूज़ किया। यहाँ पार्किंग की सुविधा है, खाने पीने की सुविधा है, वॉकिंग बहुत अच्छा है, एटमॉस्फेयर है, ग्रीनरी है। तो सबसे पहले तो धन्यवाद BLTM का एक्सीलेंट वेन्यू चूज़ करने का। दूसरा, जो टूरिज़्म है वो 7 से 8% GDP है भारत सरकार का, और कुछ दुनिया की कंट्री हैं जो खाली टूरिज़्म के ऊपर सर्वाइव करती हैं, हम सिर्फ 7 से 8% पर थोड़ा दुख की बात यह है कि विदेशी पर्यटक कम आ रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपने सारे टूरिस्ट ऑफिसेज बंद कर दिए हैं, और वो एम्बेसी वालों को काम दे रहे हैं। एम्बेसी वालों का इस चीज़ का ज्ञान नहीं है, और एम्बेसी के अंदर जाने में दिक्कत होती है। जो अच्छा काम गवर्नमेंट ने किया है, 150 से ऊपर कंट्रीज़ को उन्होंने वीज़ा शुरू कर दिया। आपको 24 घंटे 36 घंटे में येस और नो में आंसर आ जाता है वीज़े का। ये दुनिया का इकलौता कंट्री है जो इतने वीज़े दे रहा है, क्योंकि कुछ बांग्लादेश में हमारे पास सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जो है बांग्लादेश से आते थे, वो बंद हो गया, क्योंकि वीज़ा इशू करना बंद वहाँ की हालात की वजह से। अमेरिका से बहुत टूरिस्ट आते थे, वो भी कम हो गए। इंग्लैंड से बहुत टूरिस्ट आते थे, वो भी कम हो गए, क्योंकि गवर्नमेंट का जो इनक्रेडिबल कैंपेन था, मैं उसका क्रेडिट दूंगा। जैसे केरला सरकार ने भी अपना गॉड्स ओन कंट्री चलाया, ऐसे भारत सरकार कोई अगर कैंपेन करे, मार्केटिंग करे, मार्केटिंग एम्बेसडर हायर करे तो अच्छा होगा। नहीं तो लोगों को डोमेस्टिक के ऊपर ही सर्वाइव करना पड़ेगा, क्योंकि हमें मार्केट मिक्स लेके चलना होता है। आज जो बाहर जाने वालों की संख्या है, आउटबाउंड टूरिज्म है, वो 10% से बढ़ रही है। इट मीन्स हम बाहर वाले लोगों को नौकरियां दे रहे हैं। अब गवर्नमेंट ने कुछ टैक्सेस कम किए हैं, जिसके लिए मैं सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ। 22 सितंबर से GST कम हो जाएगा छोटे होटल। कितना कम हो जाएगा? देखिए, जो 5 स्टार होटल हैं जिनका टैरिफ 7500 और उससे ऊपर है 7500 और अबव, वहाँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो उससे नीचे हैं वो 12 से 5% पे आ गए। दर्शकों को क्लियर करना चाहता हूँ कि जो गवर्नमेंट ने अभी एट प्रेजेंट जो GST कम किया है, जो 22 सितंबर 2025 से लागू होगा, सर उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं कि कितने % और कितने उस पर जो कितनी ग्राहकों को बचत हो सकती है। जिनका टैरिफ जो है, रूम टैरिफ 7500 रुपये से नीचे है, उनको 12 की बजाय अब 5% टैक्स लगेगा। पहले 12% लग रहा था। पहले 12% लगता था, उससे पहले और ज़्यादा होता था। लग्जरी टैक्स और ज़्यादा होता था, फिर सर्विस टैक्स होता था। तो टैक्स में लोगों को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। जो 75 से ऊपर है उनको 18% ही लगेगा, उसमें कोई कमी नहीं आई। तो वो सरकार से प्रार्थना करेंगे उसको भी कम कर दें, या ये लिमिट जो थ्रेशोल्ड लिमिट है 7500 से 10,000 कर दें। पर वो आने वाले समय में होगा, क्योंकि अभी इतना कर दिया सरकार का। बहुत आप इंडस्ट्री में, इस इंडस्ट्री में बहुत एक जाने मानी शख्सियत हैं,
तो आपके अनुभव के हिसाब से कि जो जीएसटी लगा था, इससे पहले 12% या और भी इससे ज़्यादा हो सकता है, मुझे थोड़ा इसके बारे में जानकारी कम है, पर उससे क्या टूरिज़्म इंडस्ट्री इम्पैक्टेड थी? और अब जो जीएसटी आने से फ़ायदा हुआ था, क्योंकि अलग अलग स्टेट में अलग अलग टैक्सेस थे। अब वो आपका सिंगल विंडो हो गया, सेम रेट है सबका। 7500 की टैरिफ तक 5% है, उससे ऊपर 18%। पहले लग्जरी टैक्स होता था, सर्विस टैक्स होता था। तीसरा एक सर्विस चार्ज लगाते थे जो फोर्स टैक्स, वो गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। वो आपको किसी की मर्ज़ी है, दे नहीं तो नहीं दे। तो काफ़ी फ़र्क पड़ा है, ये कम 15-20% का फ़र्क पड़ा है। दूसरा जो है, महंगाई भी बढ़ी है। तीसरा जो अच्छा काम हुआ है, पेट्रोल के प्राइसेस काफ़ी देर से, डीजल पेट्रोल गैसेस के प्राइसेस नहीं बढ़ रहे, तो ये भी एक अच्छा है। चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ रहा है, एयरपोर्ट्स भी बढ़ रहे हैं, पर जो अभी आज ज़रूरत है, आज पेट भरने के लिए, वो हमें डोमेस्टिक पर्यटकों के ऊपर ही सर्वाइव करना पड़ेगा। क्योंकि एक छोटा सा इंसिडेंट होता है कहीं भी, अब जैसे कश्मीर में इंसिडेंट हुआ, अमृतसर की सारी बुकिंग कैंसिल होगी, फ्लड आया, पंजाब की बुकिंग कैंसिल होगी, हिमाचल कैंसिल होगी। ये नेचुरल क्लाइमेटी मार जाती है। जैसे फ़्लाइट्स बंद होगी ईरान इराक के, इजराइल के झगड़े के ऊपर से, तो उससे टूरिज्म पर अभी हम नेपाल का भी देख रहे हैं, वहाँ काफ़ी टूरिस्ट फंसे हुए हैं और गवर्नमेंट से गुजारिश कर रहे हैं कि हमें यहाँ से बचाओ। जी, अब नेपाल वाला भगवान चाहेगा 2 दिन में ठीक हो जाएगा, पर 1 साल के लिए उनका टूरिज्म गया। क्योंकि नेपाल में जो टूरिस्ट जाते थे, मैक्सिमम इंडिया से जाते थे, तो नेपाल वालों को बड़ा झटका है। जो बाहर से टूरिस्ट आते थे, उनका अपना कोई योगदान नहीं है ज़्यादा, वो इंडियन टूर ऑपरेटर ही नेपाल भेजते थे। काफ़ी टूरिस्ट जो बुद्धिस्ट सर्किट के आते हैं, उनको अंडर कंपल्शन लुम्बिनी जाना पड़ता है, वो भी नेपाल में टूरिज़्म गिना जाता है। लुम्बिनी जो है बुद्धिस्ट सर्किट में आता है, तो ये बड़ा, नेपाल को तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। इंडिया को भी बहुत फ़र्क पड़ा है। उससे पहले कोरोना था, अभी कोरोना के पहले वाली सिचुएशन में होटल्स नहीं आए, पर जो होटलों की संख्या है वो 7 से 8% हर साल बढ़ रही है। मतलब ये है कि एक कमरा अगर होता है तो 10 आदमियों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, 2-2.5 को डायरेक्ट और 7-8 को इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। तो ये एक अच्छा काम हो रहा है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ काफ़ी फेवरेबल होती जा रही हैं टूरिज़्म के प्रति, आगे आ रहे हैं, इंसेंटिव दे रहे हैं। कुछ सरकारें सब्सिडी भी दे रही हैं, अब सोलर के ऊपर सब्सिडी दे रहे हैं। सरकारें इस पर किस तरीके की सब्सिडी देती हैं? कंपनी को देती हैं, होटल्स को देती हैं? होटल्स को देती है। किस तरह? जो कन्वेंशन होटल बनाता है, मध्य प्रदेश सरकार पहले 15% प्रोजेक्ट कॉस्ट का उनको रिम्बर्स करती थी। कुछ सरकारें जो सोलर लगाओ, उनको कोई सब्सिडी देती है। सोलर प्लांट नॉट नेसेसरली कि आप होटल के अंदर ही लगाओ, आप होटल से 4 किलोमीटर दूर जगह लेके लगा लीजिए, अपनी इलेक्ट्रिसिटी गवर्नमेंट को बेचिए, गवर्नमेंट आपको देगी, तकरीबन 10% काट के देती है। तो 25 साल का प्रोजेक्ट होता है, तो आपके 8 साल में पैसे रिकवर हो जाते हैं, तो वो बड़ा एक अच्छा है। तो ये सुझाव उन लोगों के लिए रहेगा जो होटल इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, जो होटल इंडस्ट्री में आना चाहते हैं या जो ऑलरेडी हैं, मेरा सुझाव उनको भी है, सोलर एनर्जी पे काम करें। कहीं दूर जगह लेके वहाँ सोलर प्लांट लगाएं, वो इलेक्ट्रिसिटी स्टेट गवर्नमेंट को दे दें, फिर स्टेट गवर्नमेंट से वो खुद खरीदें, तो उनका 10% का पूरी तरह से डिपेंड करता है कि देश के हालात किस तरह से चल रहे हैं। जैसे बातचीत में ये निकल कर आया कि पंजाब में अभी फ्लड आया हुआ है और वहाँ का टूरिज़्म पूरी तरह से प्रभावित है। आप देखेंगे कि बिहार में भी फ्लड की समस्या जारी है। जम्मू कश्मीर में जो अनंतनाग का जो घटनाक्रम हुआ था और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर चला, तो कितनी बुरी तरह से जो राज्य था, टूरिज़्म में बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट हुआ और वहाँ पे रातों रात सारे होटल खाली हो गए। इसी तरह से अगर हम नेपाल की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से ज़ैनज़ी ने पूरी टूरिज़्म इंडस्ट्री नेपाल की हिलाकर रख दी है और इवन पूरी की पूरी सत्ता का पलट हो चुका है। अगर हम बांग्लादेश की तरफ देखते हैं तो बांग्लादेश में भी किस तरह से अस्थिरता की परिस्थितियां वहाँ बनी हुई हैं, तो वहाँ का इम्पैक्ट भी पूरी तरह से हिला हुआ है। टूरिज़्म इंडस्ट्री सबसे एक नाजुक इंडस्ट्री होती है कि उस राज्य में अगर कोई घटनाक्रम होता है, सबसे पहला इम्पैक्ट वहाँ के टूरिज़्म और टूरिस्ट पर पड़ता है।
अगर हम चलते हैं आपके बिहार की तरफ, तो वहाँ अभी चुनाव है, तो वहाँ पर भी टूरिज़्म का जो फैक्टर है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। इसी तरह से अगर हम जितने भी हिल स्टेशंस देखते हैं, वहाँ पर लैंडस्लाइड्स चल रहे हैं और काफ़ी दुखद भरी खबरें वहाँ से हमारे पास आती हैं। तो हमारे साथ इस इंडस्ट्री के बहुत दिन से स्टेट वाइज जो है जानकारी लेना चाहेंगे कि क्योंकि हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि जो गुजरात के जो पर्यटक होते हैं वो राजस्थान घूमना चाहते हैं, दिल्ली घूमना चाहते हैं या जम्मू कश्मीर घूमना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर का जो पर्यटक है वो गुजरात घूमना चाहता है, राजस्थान घूमना चाहता है, मध्य प्रदेश घूमना चाहता है या केरल घूमना चाहता है। तो इसी तरह से जितने भी पर्यटक होते हैं उनके अंदर जिज्ञासा होती है कि हम इस राज्य को तो हम घूम चुके, अब हमें उस राज्य को घूमना है या वहाँ जाना है, किस तरह से करना है। पर इस इंडस्ट्री से रिलेटेड हम इस इंटरव्यू को और इस पॉडकास्ट को कर रहे हैं ताकि इस इंडस्ट्री से जो जुड़े हुए लोग हैं वो इसको देखें, समझें, इस इंडस्ट्री की बारीकियों को समझकर अपनी इंडस्ट्री का ध्यान रखें। अगर कोई राज्य समस्या के अंदर घिरा हुआ है तो उसको किस किस तरह की सावधानियां लेकर अपने व्यवसाय को और अपनी इंडस्ट्री को बचाकर चलना चाहिए। तो हमारे चैनल के साथ आप जुड़े, आपने देखा कि हमने किस तरह से एक अपने विचार अपने पर्यटकों के सामने रखे, इंडस्ट्री के सामने रखे, BLTM के मंच पर रखे। तो आप हमें बताएं कि किस तरह से अगर किसी राज्य में कोई बड़ी घटना घट जाती है तो वहाँ की जो इंडस्ट्री है, टूरिज़्म इंडस्ट्री है, वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होती है और दूसरे राज्य के जो पर्यटक होते हैं वो थोड़े डर के मारे उस जगह पे जाना बंद कर देते हैं। देखिए जी, टूरिज़्म जो है वो शांत प्रिय इंडस्ट्री है और दूसरा ये टूरिज़्म इंडस्ट्री पोल्यूशन नहीं क्रिएट करती। तीसरा, पोल्यूशन नहीं क्रिएट करने के बाद ये एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है। हमारे गुरुजी का स्लोगन है एरेडिकेट पॉवर्टी थ्रू टूरिज़्म, क्योंकि हमारा GDP का आज तो 7% है, वैसे 8% जाएगा जो पर्यटन का शेयर है भारत की GDP में। और एम्प्लॉयमेंट अगर एक होटल का कमरा बनता है तो 10 आदमियों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलती है, इससे भी ज़्यादा। अगर वो लेबर पहले लगा ली जाए तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। कुछ भी अनहोनी हो जाए, अनहोनी के बाद सबसे पहली चीज़ कोई अफेक्ट होती है वो टूरिज़्म होता है। अब जैसे काठमांडू में हुआ अभी, आपने जैसे बताया जनसी का, वहाँ राजा भी चले गए, एक की पत्नी मर गई, जला दिया गया। अब वहाँ टूरिस्ट जो है स्टैंडर्ड हो गए। आज एयरपोर्ट खुला है, ग्लोब जहाज़ भेजे जा रहे हैं, भारत सरकार सबको निकालने के लिए। इंडस्ट्री इम्पैक्टेड हो गई है, सारी फ्लाइट की टिकट सब कुछ, सब कैंसिल हो चुका है। सब नहीं, कल से फ़्लाइटें शुरू हो गई हैं पर बड़ी महंगी हैं। अब लोग क्या करेंगे, निकलना है तो निकल के आएंगे। अब इसको सुधरने में 6 महीने साल तक लग सकता है, जब तक वहाँ स्टेबल गवर्नमेंट नहीं आ जाती। किसी भी राज्य का बारिश आ जाए, ज़्यादा बाढ़ आ जाए, जैसे पंजाब में 2 तरह का टूरिस्ट है, एक तो रिलीजियस, दूसरा विलेज टूरिज्म है। और रिलीजियस को पंजाब में गुरुद्वारे बहुत हैं, NRIs बहुत आते हैं। तो इस टाइम सारा रुक गया, काम सब रुक गया। हरियाणा में हाईवे पे मोटल्स हैं, वो चलेंगे क्योंकि वहाँ प्राइवेट भी बहुत आ गए हैं, गवर्नमेंट के भी बहुत हैं। कोई भी स्टेट ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, राजस्थान बच जाएगा क्योंकि वहाँ बाढ़ नहीं आई। राजस्थान जो इंटरनेशनल टूरिज़्म के लिए बहुत फेमस है, लेकिन विदेशी पर्यटक कम आने की वजह से उनको भी डोमेस्टिक के ऊपर, शादियों के ऊपर, कॉन्फ्रेंसेस के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करना पड़ेगा। क्योंकि एक कहावत है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढना पड़ता है। अगर किसी को चिकन नहीं मिला तो मटन से गुजारा कर लेगा, मटन नहीं मिला तो वेजिटेबल से गुजारा कर लेगा। तो गुजारा करने वाली बात है। तीसरा क्या है, होटलों में इन्वेस्टमेंट बहुत है। 5 स्टार होटल बनाने के लिए कम से कम आपको 1 करोड़ रुपया एक कमरे के ऊपर खर्चा आता है। 5 स्टार होटल में एक कमरे पे या पूरे होटल में? एक कमरे पे कम से कम बनाने में 1 करोड़ रुपया खर्च आता है, कम से कम। उससे ज़्यादा, जब मैं कहता हूँ एक कमरा, मतलब आपकी रिसेप्शन, लॉबी, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट, पार्किंग,
प्लांट, मशीनरी, लिनन सब कुछ उस बीच में आ जाता है। तो आपको कम से कम 1 करोड़ रुपया, अब उसमें कोई इतने मार्जिन नहीं आते। तो आपने 100 कमरों का होटल बनाया, 100 करोड़ रुपया लग गया, आपको 10-15 साल तो कर्जा उतारने में लग जाता है। आपकी खुशी कहाँ होती है? लैंड अप्रिशिएट होगी। आपकी खुशी आती है लैंड अप्रिशिएट होगी। जो आपने आज 10 करोड़ की ली थी वो 15 साल बाद 100 करोड़ की होगी, 100 करोड़ की होगी। तो मैं थोड़ा सा रोकना चाहूँगा कि ये एक नया परसेप्शन है, हमें भी इसकी जानकारी नहीं थी कि अगर होटल इंडस्ट्री में क्या क्या इनकम के परसेप्शंस होते हैं। उसमें से एक खास सबने बताया कि 100 करोड़ रुपए एक 5 स्टार होटल में लगते हैं, लेकिन उनकी जो मेन जो वर्थ है वो लैंड की जो कीमत है वो उस बढ़ने पर निकल कर आती है। हाँ, लैंड की कीमत बढ़ने पर निकल के आती है। बेसिकली लैंड बहुत महंगी है। अब जैसे दिल्ली में द्वारका में होटल बनना है, वो उसकी लैंड ऑक्शन होगी, वो लैंड ही 400-500 करोड़ रुपए में जाएगी। 400-500 करोड़ रुपया ऊपर लगेगा। 1000 करोड़ रुपया लगा के वो कब रिकवर करेगा? तो इसलिए उसको 15,000-20,000 रुपये रोज़ का कमरा बेचना पड़ेगा। अब उसको उस तरह का क्लाइंट चाहिए। अब ये डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर है। एग्जीबिशन आ गई तो बिक जाएंगे। एग्जीबिशन यशोभूमि का द्वारका में सबसे ज़्यादा योगदान रहेगा। दूसरा, एयरपोर्ट का बड़ा योगदान रहेगा। दिल्ली में फॉर्चुनेटली एक अच्छी चीज़ ये है, आपको 1500-1000 रुपये का भी कमरा मिलता है और 50,000 रुपये का भी मिलता है। वो दिल्ली में हर ब्रांड है। ऐसे ही गुड़गांव में। लेकिन एक तकलीफ़ और आ गई है, वो है ट्रैफिक जाम की। कुछ एरियाज़ में पीक आवर्स में आप लिटरली फंस जाते हैं। तो आपको जो है एयरपोर्ट पे पहुंचने के लिए 3-3, 4-4 घंटे पहले निकलना पड़ता है। तो इसलिए गवर्नमेंट उसके ऊपर भी काम कर रही है। अच्छा, एक सवाल और निकल के आया है, उसका क्लैरिफिकेशन होता है कि हम भी ये सोचते हैं कि भाई 25-25 हज़ार, 30-30 हज़ार के जो होटल्स हैं उनका पर डे का इतना महंगा जो रेंट होता है, जो चार्जेस लेते हैं वो इसलिए लेते हैं। तो उसका कारण यही है कि जो उसका कारण जो है, एक तो जो है आपका सिक्योरिटी है सबसे बड़ा कारण, दूसरा एम्बियंस, तीसरा एटमॉस्फेयर, चौथा क्वालिटी, पांचवा क्वांटिटी। ये सारी चीज़ें मिला के जब मैं क्वालिटी क्वांटिटी कहता हूँ, तो हर जगह आप स्टाफ आपकी सेवा में है। हर जगह स्टाफ आपकी सेवा में है, क्योंकि यही एक इंडस्ट्री है जो ह्यूमन टच से चलती है। इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। बाकी इंडस्ट्री में तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, होटलों में भी आ गया, वो बट रिजर्वेशन तक ही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो रिजर्वेशन तक ही है। बाकी आपको सर्विसेज तो ह्यूमन टच वाली देनी पड़ेगी, चाहे वो मीट है, चाहे वो ग्रीट है, चाहे उसकी कोई समस्या होगी आपको डॉक्टर ऑन कॉल रखना पड़ेगा, आपको इंजीनियर रखने पड़ेंगे, आपको फ़ौरन उसका ऑल्टरनेट देना पड़ेगा। लाइट चली गई तो आपका जनरेटर ऑटोमेटिकली ऑन होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं तो देखी जाती हैं। अच्छा, जो अभी ट्रम्प का जो टैरिफ वॉर चल रहा है, जो टसल चल रही है भारत की अमेरिका के साथ, तो उस पे आपकी क्या राय रहेगी कि क्या भारत का जो टूरिज़्म है वो भी साथ के साथ इम्पैक्ट हो रहा है? नहीं, टूरिज्म तो जो वॉर की वजह से इम्पैक्ट हुआ है। जो एक तो यूरोप में और अमेरिका में स्लो डाउन चल रहा है। जो ट्रम्प जी ने सोचा वो हमारा कोई 5-7-8% फ़र्क पड़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं। वो मर्चेंडाइज पे पड़ेगा, यानी क्लोथ्स की आइटम्स पे, जेम्स एंड ज्वेलरी पे पड़ेगा। लेकिन वो 6 महीने साल में हम उसका कोई अल्टरनेट ढूंढ लेंगे, मार्केट ढूंढ लेंगे। और अब 6 महीने बर्दाश्त करने की शक्ति होनी चाहिए। पर हम ये नहीं कह सकते भी ये अंडर कंपल्शन भाई ये शर्तें हैं भी आप डेयरी मार्केट खोल दो, आप फूड मार्केट खोल दो, तो हमारे किसान कहाँ जाएंगे? क्योंकि वो तो सब्सिडी देते हैं। हमारे यहाँ इतनी सब्सिडी नहीं है। यहाँ तो बेचारा खाद के लिए लाइन में लग के लेता है, मारपीट होती है, आप टीवी में देखते हैं। तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। कुछ बिजनेस पे, जेम्स एंड ज्वेलरी, मर्चेंडाइज पे फ़र्क पड़ेगा। मेडिसिन वैसी की वैसी जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम वैसी की वैसी जा रही हैं। और एक हो सकता है नए इन्वेस्टर शायद कम आए। तो हम आपसे एक जानकारी और लेना चाहते हैं, जैसे जो टूरिज़्म मिनिस्टर हैं वो
या टूरिज़्म, गवर्नमेंट टूरिज़्म इंडस्ट्री को किस तरह से पंप दे रही है? क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि विदेशी पर्यटक अगर नहीं आएंगे और जो स्थानीय पर्यटक हैं अगर वो इधर उधर नहीं घूमेंगे तो ये इंडस्ट्री काफ़ी धीमी और स्लो हो जाएगी और रोजगार पर काफ़ी फर्क देखो पड़ेगा। जी, मैं टूरिज़्म मिनिस्टर को तो ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो उसने जो टूरिज़्म का बजट है वो 80-90% कम कर दिया। विदेशों में पर्यटक ऑफिस बंद कर दिए हैं। अब उनका जो एम्फेसाइज है, जो पीएमओ से ऑर्डर आता है, जो नागपुर से ऑर्डर आता है, देखो अपना देश के ऊपर ज़्यादा जोर है और बहुत कुछ देखने को भी है, तो डोमेस्टिक के ऊपर उनका इस टाइम जोर ज़्यादा है। देखो अपना देश, फॉरेनर, पर गवर्नमेंट ये भूल जाती है जो फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन टूरिस्ट से हमें आती है, उनको पहले इंसेंटिव मिला करते थे, गवर्नमेंट ने वो बंद कर दिए। छोटे टूर ऑपरेटर्स को मार्केटिंग के लिए पैसा मिलता था विदेशों में जाने के लिए, वो गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। तो जब सारी तरफ से बंद करते जाओगे तो प्राइवेट वालों को करने दो, सिर्फ मार्केटिंग आप पकड़ लो, वो भी नहीं हो रही विदेशों में। जब तक विदेशों में जो बिकता है दिखता है सो बिकता है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जो अभी प्रेजेंट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अभी विदेशों में इतना प्रचार नहीं कर रही है या बिल्कुल विदेशी नहीं कर रही। पर्यटकों को आकर्षित नहीं कर पा रही है। वो सिर्फ प्राइवेट प्लेयर ही कर रहे हैं, जो हिम्मत कर रहे हैं वो प्राइवेट प्लेयर कर रहे हैं। जैसे बड़ी बड़ी कंपनी हैं, ट्रांस इंडिया हॉलीडेज़, सीता है, LPTI है और बहुत सारी कंपनियां, वो अपने एफर्ट से, क्रिएटिव ट्रैवल है, वो अपने एफर्ट से जो टूरिस्ट ला रहे हैं। इसकी मैं एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगा जो गवर्नमेंट को पता भी है। जब कोई $100 कमा के लाता है, $100 विदेश से कमा के लाता है, $85 भारत में रह जाते हैं, $10 नेपाल और भूटान की पेमेंट हो जाती है, क्योंकि वो भी हम यहीं से करते हैं। गवर्नमेंट इसमें 5% टैक्स लेती है, जो टैक्स ऑन टैक्स है। आपने 18% होटल को, 12% होटल को टैक्स पे किया, 18%, 5 स्टार का एग्जाम्पल लगा लो, तो 5% टूर ऑपरेटर को भी टैक्स लगाना पड़ता है, क्योंकि उसके पास दूसरा ऑप्शन है 18% लगा के 18 वापस, तो सारी स्टेट्स में रजिस्टर्ड कराना वो पॉसिबल नहीं है। तो टूरिस्ट जो है पैन इंडिया घूमता है, तो इसलिए जो फॉरेन टूरिस्ट के ऊपर है वो 23% टैक्स पड़ता है, 18 की बजाय 23% टैक्स पड़ता है। और $85 जो है वो देश में रह जाते हैं, $10 नेपाल और भूटान में चले जाते हैं, श्रीलंका चले जाते हैं, $5 उनका मार्केटिंग का खर्चा रहता है। हमने देखा था कि कुछ साल पहले इनक्रेडिबल इंडिया का बहुत प्रचार होता था, हर जगह पे इनक्रेडिबल इंडिया को गवर्नमेंट अच्छे से प्रमोट कर रही थी, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि कुछ सालों से इनक्रेडिबल इंडिया जो है वो कहीं दिख ही नहीं रहा है। देखिए, पहले अगर आप वहाँ लोकल ट्रेन भी पकड़ते थे, उसके ऊपर स्टिकर लगे होते थे इनक्रेडिबल इंडिया। फ्रांस में लगे होते थे इनक्रेडिबल हिंदी, सऊदी अरब में, कतर में, UAE में अरबी में लिखे होते थे अल हिंद। तो वो प्रचार अब बंद हो गया। और इनके टूरिस्ट ऑफिसेस थे, वो कुछ ट्रैवल राइटर को मैं एक बार दोबारा से चाहूँगा कि हमारे दर्शक सुने कि इनक्रेडिबल इंडिया का जो नाम है अलग अलग देशों में किस किस तरह से प्रचार में इस्तेमाल किया जाता था, तो थोड़ा सा जानकारी। मेजर तो इनक्रेडिबल इंडिया ही था, पर हम लोकल लैंग्वेज में भी, जैसे स्पेन में गए, लैटिन अमेरिका में गए, तो स्पेनिश लैंग्वेज में लिखते थे उसको। जैसे अब मैं तो नहीं ट्रांसलेट कर सकता, मतलब फ्रांस में तो हिंदी लिख देते थे, इंडिया को हिंदी। अरब में अल हिंद। तो अरब में इनक्रेडिबल इंडिया को अल हिंद के नाम से प्रचारित किया जाता था, पर अब वो उतना प्रचारित नहीं किया जाता। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ही नहीं है। और जो है इनका दुबई में टूरिस्ट ऑफिस होता था, बंद हो गया, लंदन में टूरिस्ट ऑफिस होता था, बंद हो गया, न्यूयॉर्क में होता था, बंद हो गया, ऑस्ट्रेलिया में होता था, बंद हो गया, जापान में होता था, बंद हो गया, क्योंकि ये लोकल आदमियों की, एजेंट्स की, ट्रैवल जर्नलिस्ट की, ब्लॉगर्स की, यूट्यूबर की प्रमोशंस पार्टी करते रहते थे, वो सारी बंद होगी। अब ये सारा काम एम्बेसी को दे दिया, और एम्बेसी को बजट दिया नहीं, और एम्बेसी वालों को नॉलेज भी नहीं है। एम्बेसी के अंदर ही जाना, पहले सिक्योरिटी चेक, ये चेक, वो चेक, तो ये मुश्किल है। तो अभी गवर्नमेंट को चाहिए प्राइवेट एजेंसियों को दे दे, जितनी भारत की एसोसिएशंस हैं उनसे बातचीत करके
उसका कंट्रोल जो है प्राइवेट हो जाए। एम्बेसी मतलब जैसे भारत की एम्बेसी, भारत के की दूतावास। embassy, जो जैसे फ्रांस में जो स्पेन का दूतावास है, हाँ हाँ। तो टूरिज्म का काम भारत के स्पेन दूतावास को दे दिया। जो आपका इटली में है तो वो भारत के जो पूरा ट्रैवल का जो काम है वो इटली के दूतावास को दे दिया, इस तरह से दिया गया। हाँ जी हाँ जी। पहले क्या था, टूरिस्ट ऑफिस वाले जैसे इटली में है वो बार्सिलोना में गए, मिलान में गए, वहाँ जितने ट्रेड फेयर होते हैं उनमें पार्टिसिपेट किया, रोड शो किए, इंडिया से आदमी जाते थे। अब वो सारा बंद हो गया। अब इनका जो है घूमो अपना देश। तो अब जो वहाँ के जो टूरिस्ट हैं वो किस तरह से संपर्क कर रहे हैं? डायरेक्ट भारत से देखिए, संपर्क नहीं, कर रहे हैं नहीं, या ऐसी कौन सी वो बॉडी है जो जो उससे देखिए, संपर्क जो वहाँ का टूरिस्ट है वो लोकल एजेंट को संपर्क करता है, लोकल एजेंट इंडिया के एजेंट को करता है, तो ये चेन बनी हुई है। इंडिया एजेंट वो आगे का अरेंजमेंट करता है। लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ अच्छे अब स्किल लेबर भी मिलने लगी है, होटल मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट बहुत खुल गए हैं, कलनरी आर्ट के इंस्टीट्यूट बहुत खुल गए हैं, टूरिज्म मैनेजमेंट के स्कूल बहुत खुल गए हैं। तो सब स्टेट आगे आ रही हैं, यूनिवर्सिटीज़ आगे आ रही हैं। अब कोई ट्रेंड मैन पावर की डर्थ नहीं है। आने वाले 2 साल में आपको ट्रेंड मैन पावर सरप्लस मिलेगी। ठीक है। भारत की सबसे बेस्ट डेस्टिनेशन के तौर पे कौन सा राज्य है? देखिए जी, डोमेस्टिक या इंटरनेशनल? डोमेस्टिक। डोमेस्टिक में जो है इस टाइम वाराणसी और अयोध्या है, क्योंकि रिलीजियस प्लेसेस इस टाइम ज़्यादा चल रहे हैं। और तमिलनाडु जो है नंबर 1 है, क्योंकि वहाँ तिरुपति बालाजी है और भी काफ़ी सारे प्लेसेस हैं। तमिलनाडु नंबर 1। तमिलनाडु के बाद यूपी, गुजरात, और सीज़न में 4 धाम यात्रा बहुत चलती है। तो आप अयोध्या है। आपके अनुभव के हिसाब से जो भी जो दर्शक हैं हमारे और जो टूरिस्ट हैं उनको मस्ट विजिट राज्य कौन सा है? देखिए, ये अपनी अपनी चॉइस है। आप किसी को हर राज्य में कोई ना कोई खूबसूरती है। अगर उन्हें माउंटेन्स देखने हैं, राजस्थान में माउंटेन्स भी हैं, फोर्ट्स भी हैं। अब चित्तौड़गढ़ बहुत कम लोग जाते हैं, बहुत अच्छी जगह है चित्तौड़गढ़। उदयपुर बहुत अच्छी जगह है। राजस्थान जो है वहाँ मैक्सिमम राजस्थान में ही है, पर वो विंटर में अच्छा है। समर में जाना है तो कश्मीर, पहलगांव, वैष्णो देवी तो लोग जाते ही जाते हैं। ट्रैकर टाइम से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें संपर्क किया। धन्यवाद, दर्शकों का भी धन्यवाद। थैंक यू।